कौवा बिरयानी। बेसिकली ये रिवीजन नहीं बोलना चाहिए इस पर्टिकुलर पूरी की पूरी सीरीज को। यहां पे आई विल ट्राई कि 100% कंटेंट जो है वो तुम लोगों को एकदम प्रिसाइज मैनर में मैं यहां पर प्रेजेंट करूं। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का CSEET लीगल एप्टीट्यूड यानी कि लॉ की इस क्लास में, जहां पे मैं तुम लोगों के सामने 20 डेज प्लेज की पूरी एक सीरीज लेके आया हूं, जहां पे हम लोग CSEET लॉ एज वेल एज बिजनेस एनवायरमेंट का पूरी तरीके से 100% कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के साथ में रिवीजन करने वाले हैं। तो अभी तक हम लोगों ने जितना भी डिस्कशन किया है, जो जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़े हैं, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि तुम लोगों ने वो सारे के सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए होंगे। आज के इस लेक्चर का जो मेन एजेंडा है, जो मेन मोटो है, जो मेन कॉन्सेप्ट हम लोग कवर करने वाले हैं, वो कॉन्सेप्ट होने वाले हैं तुम्हारे टाइप्स ऑफ कंपनीज। ये टाइप्स ऑफ कंपनीज वाला कॉन्सेप्ट, दिस इज समथिंग गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट बीइंग अ स्टूडेंट, और जब आप कंपनी सेक्रेटरी बन जाओगे तब भी तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। जब भी कंपनीज एक्ट 2013 में टाइप्स ऑफ कंपनीज की बात आती है, तो सबसे पहले 3 कंपनियों के नाम लिए जाते हैं। वो 3 टाइप की कंपनी कौन कौन सी होती है? एक होती है प्राइवेट कंपनी, दूसरी होती है पब्लिक कंपनी, एंड तीसरी होती है 1% कंपनी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, रेदर देन किसी और कंपनी के बारे में डिस्कस करने के, हम लोग सबसे पहले इन तीनों कंपनीज को ही डिस्कस कर लेते हैं। तो बोले प्राइवेट कंपनी क्या होती है भैया? तो सुनिएगा ध्यान से। प्राइवेट कंपनी को डिफाइन किया है हमारे कंपनीज एक्ट के सेक्शन 2 क्लॉज 68 में, जहां पे बोलते हैं प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी। वो ऐसा नहीं करता है प्राइवेट, वो तो हमारा बोलने का टंग कैसा है प्राइवेट, वहां पे तो सिंपली बोला गया है भाई प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी। बट हम लोग थोड़ा मजे मस्ती में पढ़ते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं, आराम से, ठीक है। तो प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज रिक्वायर्ड सच मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज में बी प्रिस्क्राइब। और देखो अभी यहां पे तुम लोगों का कैसे कटने वाला है, किस तरीके से लॉ मेकर ने तुम्हारा काटा है, किस तरीके से काटा है, देखिए ध्यान से भाई। क्या बोला इन्होंने? 268 में बोला है कि प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी व्हिच इज रिक्वायर्ड सच नंबर ऑफ या सच अमाउंट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज में बी प्रिस्क्राइब। और सबसे लास्ट में जाके लिखा हुआ है भाई, there is no minimum paid up share capital is required। ओ माई गॉड, मतलब क्या हुआ इसका? सुनिएगा ध्यान से। अब तुम लोग कंपनी विथ और विदाउट शेयर कैपिटल भी क्या कर सकते हो? इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। तो गए वो जमाने जब कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए हमको क्या लगती थी भाई? शेयर कैपिटल लगती थी। अब हम लोग विदाउट शेयर कैपिटल भी क्या कर सकते हैं? कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो ये हुई भाई हमारी प्राइवेट कंपनी। लेकिन प्राइवेट कंपनी के लिए तुम लोगों को 5 पॉइंट ध्यान रखना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ही बार में मैं तुम लोगों को पूरे के पूरे 5 पॉइंट यहां पर एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो सबसे पहला फीचर होता है प्राइवेट कंपनी का, दैट इज कि प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कितने मेंबर हो सकते हैं? 2, एंड मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 200। देखो इसको याद करने का तरीका मैं तुम लोगों को बताता हूं। मैं मेंबर्स की बात कर रहा हूं, तुम लोग कहीं और मत चले जाना। देखो भाई, कंपनी बनाने के लिए मिनिमम कितने लोग चाहिए होते हैं? 2 चाहिए होते हैं। आए तो है 2, लेकिन 2 से मैक्सिमम कितने कर सकते हैं? 200। उससे ज्यादा मत करना भाई, अपने आप पे कंट्रोल कर लेना। मैं मेंबर्स की बात कर रहा हूं, तुम लोग ने जाने क्या समझ रहे हो, ठीक है। तो मिनिमम कितने चाहिए? देयर शुड बी एटलीस्ट 2 मेंबर्स। मैक्सिमम 2 से कितने कर सकते हैं? 200। 200 के बाद ब्रेक लगा लेना भाई, 200 से ज्यादा मेंबर नहीं करना हमको, ठीक है। क्यों नहीं करना? बिकॉज ये लिमिटेशन है प्राइवेट कंपनी की कि मिनिमम मेंबर होते हैं 2 और मैक्सिमम कितने होते हैं? 200। आए तो थे 2, लेकिन 2 से मैक्सिमम कितने बना सकते हो? 200। उससे ज्यादा मत बनाना तुम लोगों ने। मेंबर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। सेकेंड जो फीचर्स है, सेकेंड जो कंडीशन है प्राइवेट कंपनी की, वो सेकेंड कंडीशन ये भाई कि प्राइवेट कंपनी का मेंबर अदर देन ऑन मेंबर किसी और को अपने शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकता है। मतलब सिंपल सी बात है भाई, जनरल पब्लिक को शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकता है। कंडीशन नंबर 3 या फीचर नंबर 3 जो प्राइवेट कंपनी के ऊपर होती है कि प्राइवेट कंपनी किसी भी पब्लिक को अपने शेयर सब्सक्राइब करने के लिए इन्विटेशन नहीं कर सकती है, इन्वाइट नहीं कर सकती है, उनको ऑफर नहीं दे सकती है। फोर्थ जो पॉइंट होता है प्राइवेट कंपनी के लिए, वो होता है भाई कि जॉइंट शेयर होल्डर इज काउंटेड एज अ 1 मेंबर। मतलब यदि मैंने किसी प्राइवेट कंपनी के, मैंने और कॉमर्स बाबा ने मिलकर यदि शेयर परचेस किया है, एक शेयर कितने लोगों ने मिलकर परचेस किया है? 2। तो बोले 200 के लिमिट में कितने काउंट हो गए? सिंपल सी बात है भाई, यदि एक शेयर्स को एक या एक से ज्यादा लोग भी सब्सक्राइब करते हैं तो भी हम लोग वहां पे कितने मेंबर मानेंगे? 1 मेंबर ही मानेंगे। इट मींस व्हाट कि जॉइंट मेंबर इज काउंटेड एज अ सिंगल पर्सन, सिंगल मेंबर हम लोग वहां पर काउंट करेंगे।
एंड लास्ट रेस्ट्रिक्शंस जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तुम लोगों को एकदम मस्ती छा जाएगी, मजा आ जाएगा भाई ये वाली रेस्ट्रिक्शंस पढ़ के। और ये रेस्ट्रिक्शंस क्या है सुनना, प्रेजेंट एंड पास्ट एम्प्लॉय इज नाउट थोड़ी, present and past employee is not counted as a number of member। oh my god सर ये क्या बात बोल दी आपने। yes my dear friends, मैं बहुत प्रिसाइज मैनर में तुम लोगों को बोल रहा हूं कि जो भी कंपनी के प्रेजेंट एंड पास्ट एम्प्लॉइज होंगे, एम्प्लॉइज बार बार एम्प्लॉइज बोल रहा हूं, हाँ ठीक है, इससे पहले यदि कुछ गलत भी बोल दिया तो उसको कंसिडर मत करना। क्या कंसिडर करना है तुम लोगों को, एम्प्लॉइज। जो भी प्रेजेंट एंड पास्ट एम्प्लॉइज है उन एम्प्लॉइज को हम लोग नंबर ऑफ मेंबर में काउंट नहीं करेंगे, 200 की काउंटिंग में नहीं लेंगे। क्यों, सिंपल रीजन है भाई, कंपनी अपने एम्प्लॉइज को ईसॉप वगैरह देती है, कंपनीज अपने एम्प्लॉय को बोनस में शेयर्स इश्यू कर देती है। तो भाई मान लीजिए एक कंपनी, चलो विद्योदय एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड का एग्जांपल ले लो तुम लोग, कि विद्योदय एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड इज अ प्राइवेट कंपनी और यहां पे अराउंड पूरे इंडिया में इसके 350 एम्प्लॉइज, मोर देन 350 एम्प्लॉइज जो है वो काम करते हैं। यदि कंपनी ने हर एक एम्प्लॉय को एक शेयर्स भी दे दिया तो ऐसे वो जो 200 की लिमिट है, क्या वो 200 की लिमिट खत्म हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। इसलिए यहां पे इन्होंने क्या बोला है भाई कि जो प्रेजेंट एंड पास्ट एम्प्लॉय है हम लोग उनको नंबर ऑफ मेंबर की काउंटिंग में कभी भी काउंट नहीं करेंगे। तो ये बात तुम लोगों को प्राइवेट कंपनी के केस में ध्यान रखना है। अब भाई इसी के साथ साथ बात आती है कि पब्लिक कंपनी क्या होता है। तो पब्लिक कंपनी को डिफाइन किया है भाई 271 में। फिर भाइयों बात आती है पब्लिक कंपनी की, तो पब्लिक कंपनी को डिफाइन किया इन्होंने 271 में, जहां पे बोला है कि पब्लिक कंपनी मींस अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। बोले पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जो प्राइवेट कंपनी नहीं होती है। तो भाई अब सिंपली जो जो प्राइवेट कंपनी के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगी थी उन सारी रेस्ट्रिक्शंस को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को खत्म करना पड़ेगा। एंड जब जाके वो कंपनी कौन सी कंपनी बन जाएगी, पब्लिक कंपनी बन जाती है। नाउ नेक्स्ट उसके बाद डिस्कशन आता है भाई एक नया नवेला कॉन्सेप्ट है, हमारे जे ईरानी साहब ने ये 1% कंपनी के कॉन्सेप्ट को भी सजेस्ट किया था और ये बोलने के लिए भले ही 1% कंपनी है। यदि मैं तुम लोगों से 1% कंपनी की बात करूं तो यहां पे सेक्शन होता है 2 क्लॉज 62। ओके 2 क्लॉज 62 में मेंशन किया गया है भाई 1% कंपनी। और ध्यान से सुनना मेरे एक्सप्लेनेशन को, दिस इज समथिंग गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। 1% कंपनी मीन्स अ कंपनी वेयर 1% इज एन मेंबर। ओ माई गॉड, जैसे ही मैंने ये डेफिनेशन दी ना, वो सामने से वीडियो देखता हुआ बच्चा अपना फोन फेंक के बोलता है कि व्हाट द हेल इज दिस यार, 1% कंपनी मीन्स अ कंपनी वेयर 1% इज एन मेंबर। तो बोले कहां गया वो लैटिन वर्ड, कहां गई वो लैटिन 2 वर्ड्स कॉम प्लस पेनिस कहां चला गया। तो मैंने उसको समझाया, देख भाई जो दिखता है वो बिकता नहीं है और जो बिकता है वो दिखता नहीं है। बोले सर ये क्या बात कर रहे हो आप, सुनना मेरे प्यारे बच्चे, प्राइवेट कंपनी नहीं, यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं ओपीसी की। बोले 1% कंपनी मीन्स अ कंपनी वेयर 1% इज एन मेंबर। तो दिखाने के लिए एक मेंबर है। आपको पता है जैसे पक्का भिड़ू और पक्के भिड़ू के पेट में कच्चा भिड़ू होता है ना भाई, अरे भिड़ू समझ में आया क्या देखो, जैसे पक्का भिड़ू और पक्का भिड़ू के पेट में कौन होता है, कच्चा भिड़ू। ठीक वही वाला सिस्टम हमारी इस 1% कंपनी में भी चलता है। कैसे, मैं तुम लोगों को बताता हूं। 1% कंपनी मीन्स अ कंपनी वेयर 1% इज एन मेंबर, 262 में ये बात बोली गई है। लेकिन वो जो 1% कंपनी में जो एक मेंबर होता है ना, वो सपोर्टेड बाय नॉमिनी होता है, मतलब उसके पेट में एक कच्चा भिड़ू होता है और उस कच्चे भिड़ू का नाम क्या होता है, नॉमिनी। सर ये नॉमिनी क्यों, बस वही तो बात है कि कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन होता है, इसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है और भाई कहीं ना कहीं कम प्लस पेनिस मतलब कम टुगेदर फॉर ब्रेड। तो अब यहां पर सुनना, यदि उस 1% जो एज एन मेंबर है उसकी यदि डेथ हो जाती है तो उसकी जगह पे उस कंपनी को संभालने के लिए कौन सा इंसान आ जाएगा भाई, वहां पे जो इंसान आएगा उस इंसान को हम लोग बोलेंगे नॉमिनी। तो उस केस में नॉमिनी विल बिकम अ मेंबर और फिर उस केस में हम लोगों को नया एक नॉमिनी जो है वो अपॉइंट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से पूरी की पूरी जो 1% कंपनी है वो अपने सिस्टम को यहां पर कंटिन्यू रखती है। तो अभी तक हम लोगों ने 3 टाइप की कंपनीज का डिस्कशन किया। पहला प्राइवेट कंपनी, सेकंड पब्लिक कंपनी एंड थर्ड 1% कंपनी। सभी के तुम लोगों को सेक्शंस भी याद होना चाहिए। प्राइवेट कंपनी का सेक्शन था 268, पब्लिक कंपनी का सेक्शन था 271 और 1% कंपनी का जो सेक्शन था वो सेक्शन था 262। ये तीनों सेक्शंस के साथ में सारे के सारे कॉन्सेप्ट अपन लोगों ने देखे। नाउ नेक्स्ट डिस्कशन जो मैं अब तुम लोगों के साथ में करूंगा व्हिच इज अबाउट द कंपनी विथ हैविंग चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव। सर कहां पे लिखा हुआ है, ये देखो स्क्रीन पे। सर ये वाली ड्राइंग, ये वाला कंटेंट हमने कहीं ना कहीं देख रखा है, एब्सोल्युटली तुम लोगों ने देखा होगा। और मैं तुम लोगों को बता दूं कि ये कंटेंट मैंने जो सबसे बेस्ट सोर्स है भाई तुम लोगों को इस 20 डेज प्लेज में पढ़ाने के लिए, वो है हमारे इंस्टीट्यूट का मटेरियल।
हमारे इंस्टीट्यूट के मटेरियल के जो जो इंपॉर्टेंट चार्ट्स है जो तुम्हारे माइंड में छप जाना चाहिए, उन सारे चार्ट्स को मैं ड्यूरिंग द लेक्चर्स यहां पर 1-on-1 बेसिस पे यूज करने वाला हूं। तो अब जो फोर्थ टाइप की कंपनी में तुम लोगों के साथ में डिस्कशन करूंगा वो रहेगी भाई सेक्शन 8 कंपनी। सुनना ध्यान से, 3+3+4, हाँ 3+3+4, हाँ 3+3+4। सर ये क्या कर रहे हो आप? भाई इतना याद रखो, 3+3+4। मैं जो है 3+3+4 कर रहा हूं, 5वीं बार बोल चुका हूं। इसके पीछे मेरा इंटेंशन है कि भाई इफ यू वांट टू इनकॉर्पोरेट सेक्शन 8 कंपनी, इफ यू वांट टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी फॉर चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव, तो आपका एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। यदि आपका ये 10 ऑब्जेक्टिव के अलावा यदि कोई ऑब्जेक्टिव है ना, तो जनरली फिर आप सेक्शन 8 कंपनी को इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते हो। तो बोले सेक्शन 8 कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? देखो कैटेगरी क्या थी, 3+3+4 ऐसी कैटेगरी थी हम लोगों की। फर्स्ट 3 बेसिकली तुम्हारे कोर सब्जेक्ट है, दैट इज आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस। यदि तुम्हारा कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव हो, यदि तुम कोई ऐसी एक्टिविटीज करना चाहते हो जो आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस से है, तो फिर तुम लोग उस केस में सेक्शन 8 कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। तो नेक्स्ट जो 3 आने वाली है तुम लोगों के सामने, भाई वो चैरिटेबल, रिलीजियस और पब्लिक वेलफेयर से रिलेटेड है। तो भाई यदि किसी इंसानों का है ना, किन्हीं इंसानों का इंटेंशन कोई रिलीजियस, चैरिटेबल या सोशल एक्टिविटीज करने का है, तो भी वो क्या कर सकता है, सेक्शन 8 कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर सकता है। एंड थर्ड भाई मिसलेनियस, 4 बातें बोलूंगा मैं। पहला 3 कंप्लीट सब्जेक्ट, नेक्स्ट 3 भाई चैरिटेबल, सोशल और रिलीजियस नेचर का हो गया। अब भाई जो नेक्स्ट 4 कैटेगरी आती है ना, वो 4 कैटेगरी मिसलेनियस की कैटेगरी हो। मिसलेनियस की कैटेगरी में क्या कि भाई यदि किन्हीं इंसानों का इंटेंशन हमारे देश में स्पोर्ट्स, हमारे देश में रिसर्च, हमारे देश में एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, एंड लास्ट में अपन लोगों का फेवरेट वर्ड एक्सेट्रा, दैट इज ETC, यदि इनसे रिलेटेड कोई एक्टिविटीज करना चाहते हैं, तो फिर तुम लोग उस केस में क्या कर सकते हो, सेक्शन 8 कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। एग्जाम में यहां से यह क्वेश्चन आ सकता है भाई कि कोई भी इंसान डायरेक्टली सेक्शन 8 कंपनी को इनकॉर्पोरेट करेगा क्या? आपका आंसर होना चाहिए नहीं। तो सर फिर नहीं तो फिर हां कैसे करेंगे? इसको हां करने का तरीका है, इफ एनीबडी वांट्स टू इनकॉर्पोरेट सेक्शन 8 कंपनी, सबसे पहले उसको क्या लगेगा, प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। उसको क्या लगेगा वहां पर, प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। नाउ नेक्स्ट टाइप की जो कंपनी आती है, अच्छा सर सेक्शन 8 कंपनी का सेक्शन कौन सा होगा? यार नाम ही है सेक्शन 8 कंपनी, तो उसका सेक्शन भी कौन सा लिखोगे तुम लोग? सेक्शन 8, सेक्शन 8 है ना, कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 8। नाउ नेक्स्ट गवर्नमेंट कंपनी, सबसे पहले सेक्शन लिख लो जो भी स्टडी मटेरियल को तुम लोग रेफर करते हो, सेक्शन 2 क्लॉज 45 गवर्नमेंट कंपनी मीन्स अ कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी एक ऐसी कंपनी, अरे सर क्या बोल रहे हो, एक बार बोल दो ना, अरे सुनो ध्यान से नलायको। गवर्नमेंट कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच अक्वायर्ड 51% और मोर शेयर्स बाय एनी ऑफ द गवर्नमेंट। इतनी सिंपल डेफिनेशन में तुम लोगों को दूंगा, और शुद्ध देहाती लैंग्वेज में सुन लो भैया। गवर्नमेंट कंपनी एक ऐसी कंपनी होगी जिस पर्टिकुलर कंपनी के 51% ले लिए गवर्नमेंट ने। क्या 51% ले लिए? शेयर्स। तो बोले गवर्नमेंट में कौन कौन आता है? देखो सिंपल है, वेदर इट कैन बी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और मोर देन वन स्टेट गवर्नमेंट और एनी अदर गवर्नमेंट अंडरटेकिंग और गवर्नमेंट कंपनी भी इंक्लूड होती है। सिंपल सी बात है भाई, किसी भी कंपनी की ले ली है गवर्नमेंट ने कह के क्या 51% शेयर्स, तो भाई उस केस में जिस कंपनी के लिए है वो कंपनी भी क्या, शेयर्स जिस कंपनी के लिए है वो कंपनी भी क्या बन जाएगी, यहां पर गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगी। दैट्स इट, सिंपल बात। तो अब जिस कंपनी के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारी कंपनी है भाई फॉरेन कंपनी। तो बोले फॉरेन कंपनी क्या, सबसे पहले इसका सेक्शन मार्क करो फॉरेन कंपनी का। फॉरेन कंपनी का सेक्शन होता है 242, मतलब 2 क्लॉज 42। अब बोले फॉरेन कंपनी में क्या, बोले फॉरेन कंपनी मींस अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया वेदर फिजिकली और इलेक्ट्रॉनिकली। हे भगवान मारो मुझे, बोले ओ भाई मारो मुझे सर, इतनी स्पीड से बोल के आप क्या निकल गए? अरे सिंपली मैंने क्या बोला रे, कुछ नहीं बोला। फॉरेन कंपनी मींस अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। बोले युगांडा में इनकॉर्पोरेट हुई है बट हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, मतलब बिजनेस कहां पे कर रही है, इंडिया में कर रही है। चाहे फिजिकल बिजनेस हो लाइक मैकडोनल्ड्स जैसा, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मैनर में बिजनेस कर रही हो लाइक व्हाट्सएप जैसा हो गया, लाइक फेसबुक जैसा हो गया। तो चाहे कोई भी कंपनी जो कि इनकॉर्पोरेट हुई है आउटसाइड इंडिया बट हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया इज नोन एज व्हाट, फॉरेन कंपनी। ऐसी कंपनी को हम लोग कौन सी कंपनी बोलेंगे? फॉरेन कंपनी। सेक्शन कौन सा होता है? 242। नाउ नेक्स्ट टाइप की जो कंपनी हम लोग डिस्कस करेंगे उस कंपनी का नाम है होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी।
दोनों कंपनियों का हम लोग यहां पर बैक टू बैक डिस्कशंस करने वाले हैं। एक है होल्डिंग कंपनी और एक है सब्सिडरी कंपनी। देखो साहब, होल्डिंग कंपनी की डेफिनेशन, बोले होल्डिंग कंपनी मींस अ कंपनी विच इज हैविंग सब्सिडरी कंपनी, बोले सब्सिडरी कंपनी मींस अ कंपनी विच इज हैविंग होल्डिंग कंपनी। अरे नलायको, गांव वालों, देहातियों, ऐसे डेफिनेशन यदि तुम लोग दोगे ना तो भाई इंस्टीट्यूट तुम्हारा पूरी तरीके से चीरहरण कर देगा। तुमको बोल देगा कि भाई तुम लोग ना रद्दी के भी काम के नहीं हो, रद्दी जितनी भी तुम्हारी वैल्यू नहीं है। फॉर अदर्स बोलने दो, उन लोगों को ऐसे डेफिनेशन देने दो कि भाई होल्डिंग कंपनी वो कंपनी होती है जिसकी कोई सब्सिडरी होती है, बोले सब्सिडरी कंपनी वो कंपनी होती है जिसकी कोई होल्डिंग होती है। बोल लेने दो। हम लोग कैसे डेफिनेशन देंगे आपको पता है? होल्डिंग कंपनी मीन्स कंपनी, होल्डिंग कंपनी मीन्स कंपनी विच इज अक्वायर्ड more than 50% शेयर्स ऑफ एनी अदर कंपनी। ठीक है, बोले होल्डिंग कंपनी वो कंपनी होगी जो किसी सामने वाले की ले लेगी। अरे 51% शेयर्स ले लेगी यार, तुम लोग गलत क्यों बात करते हो भाई मेरे? ठीक है, तो बोले होल्डिंग कंपनी ऐसी कंपनी है जो सामने वाले की ले लेती है क्या? 51% शेयर्स। और बोले सब्सिडरी कंपनी वो कंपनी जो बोले दे देती है, क्या दे देती है? अपने शेयर्स। किसको? होल्डिंग कंपनी को। तो भाई इतना ही नेक्सस है इस होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी में। अब जो नेक्स्ट डिस्कशन तुम लोगों के सामने आता है वो आता है एसोसिएट कंपनी का, और एसोसिएट कंपनी का सेक्शन होता है 2 क्लॉज 6। अब तुम लोगों का क्वेश्चन आना चाहिए कि बोले एसोसिएट कंपनी क्या? तो मेरा आंसर है कि एसोसिएट कंपनी ऐसी कंपनी होती है जिसमें कोई सामने वाली कंपनी एक सब्सटैंशियल इंटरेस्ट को अक्वायर कर लेती है। तो बोले सब्सटैंशियल इंटरेस्ट कितना? बोले 20% या उससे ज्यादा, बट अप टू 50%। 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बोले 50% से ज्यादा क्यों नहीं होना चाहिए? सिंपल रीजन है भाई, यदि 50% से ज्यादा हुआ तो फिर वो कौन सी कंपनी बन जाएगी? होल्डिंग। और ये कंपनी जिसने दिए अपने शेयर्स वो कंपनी कौन सी बन जाएगी? सब्सिडरी। तो वो होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप नहीं आना चाहिए, लेकिन एक सब्सटैंशियल इंटरेस्ट होना चाहिए। तो उस केस में हम लोग उस कंपनी को कौन सी कंपनी बोलते हैं? यहां पर एसोसिएट कंपनी बोलते हैं। उसी के साथ साथ नेक्स्ट जो डिस्कशन आएगा वो डिस्कशन आता है भाई इन्वेस्टमेंट कंपनी का। तो बोले इन्वेस्टमेंट कंपनी कौन सी कंपनी? इन्वेस्टमेंट कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसका मेन जो प्रिंसिपल बिजनेस है, वो प्रिंसिपल बिजनेस ही क्या है कि भाई जो भी फंड है उसके पास, जो भी पैसा आया है, उस पैसों को क्या करती है? वो लोग यूटिलाइज करते हैं। किस पर्पस से? इन्वेस्टमेंट करने के पर्पस से यूटिलाइज करते हैं। तो भाई जिस कंपनी का प्रिंसिपल बिजनेस, जिस कंपनी का मेन बिजनेस ही इन्वेस्टमेंट करने का है, तो उस टाइप की कंपनी को हम लोग कौन सी कंपनी बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट कंपनी बोलते हैं। अब जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है, बैक टू बैक तुम्हारे साथ में 4 टाइप की कंपनी डिस्कस होने वाली है, और ये बॉक्स को भी मैं यहां पर बड़ा कर देता हूं। तो जैसा कि तुम लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, ये 4 टाइप की कंपनी अभी मैं तुम्हारे साथ में डिस्कस करने जा रहा हूं। सबसे पहला है प्रोड्यूसर कंपनी, उसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे निधि कंपनी, देन हम लोग डिस्कस करेंगे डोरमेंट कंपनी, एंड सबसे लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे स्मॉल कंपनी। ये 4 कंपनीज की, भाई दिखा 3 रहा हूं और बोल 4 रहा हूं, वाह। ये 4 कंपनीज की कैटेगरीज में हम लोग सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं भाई प्रोड्यूसर कंपनी को। देखो भाई नाम से ही क्लियर है, प्रोड्यूसर कंपनी। प्रोड्यूसर कंपनी, प्रोड्यूसर का मतलब वो नहीं जो मैन्युफैक्चरर होता है। यहां पे प्रोड्यूसर का मतलब है भाई जो हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर है। प्राइमरी प्रोड्यूसर मतलब कौन? लाइक जो हमारे फार्मर लोग हैं, जो एग्रीकल्चर की एक्टिविटीज करते हैं, जो हॉर्टिकल्चर की एक्टिविटी करते हैं, जो फ्लोरिकल्चर की एक्टिविटी करते हैं। सर ये एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर क्या होता है? अरे भाई जो खेतों में अनाज उगाते हैं, या फिर फल फ्रूट उगाते हैं, या फिर फूलों की खेती करते हैं, भाई उन लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं यहां पर? प्राइमरी प्रोड्यूसर। तो भाई ऐसे इंसान जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के लिए कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो उस टाइप की कंपनी को हम लोग कौन सी कंपनी बोलते हैं यहां पर? प्रोड्यूसर कंपनी। प्रोड्यूसर कंपनी का सेक्शन होता है सेक्शन 581 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956। क्या बात कर रहे हो सर? क्या आज भी प्रोड्यूसर कंपनी हमारे कंपनीज एक्ट 1956 के थ्रू रन होती है? यस, एब्सोल्युटली। हमारी ये जो प्रोड्यूसर कंपनी है ये आज भी कंपनीज एक्ट 1956 के प्रोविजन से रन होती है। सिंपल रीजन है कि कंपनीज एक्ट 2013 में अभी तक इसके बारे में कोई भी सेपरेट चैप्टर इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ है। तो जब तक सेपरेट चैप्टर इनकॉर्पोरेट नहीं हो जाता है तब तक ये प्रोड्यूसर कंपनी के कॉन्सेप्ट कहां से चलेंगे? हमारे कंपनीज एक्ट 1956 के प्रोविजन से चलने वाले हैं। तो बोले सर अब यहां पर क्या क्या होगा? देखो भाई मेन पर्पस है हमारा प्रोड्यूसर कंपनी इनकॉर्पोरेट करना। किसके लिए? जो हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर है। तो
उनको यदि आप एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहते हो, यदि आप उनको टेक्निकल असिस्टेंस देना चाहते हो, यदि आप उनको फाइनेंशियल नीड्स प्रोवाइड करवाना चाहते हो, या आप उनके नॉलेज अपग्रेडेशंस के लिए यदि कोई एक्टिविटीज करना चाहते हो, तो फिर आप उस चीज के लिए क्या कर सकते हो, यहां पर प्रोड्यूसर कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। नेक्स्ट जो है भाई वो निधि कंपनी। ये निधि आपकी वाली नहीं है, या जिस किसी स्टूडेंट का नाम निधि है तो बेटा तुमने ये मत समझ लेना कि तुम्हारे नाम से देश में कंपनियां बनती है क्या, नहीं। यदि तुमको अभी तक तुम्हारे नाम का मीनिंग पता नहीं है तो बीइंग अ लॉ टीचर मैं तुम लोगों को तुम्हारे नाम का मीनिंग बताता हूं। भाई निधि का मतलब होता है नगद नारायण, नगद नारायण का मतलब होता है फंड, फंड का मतलब होता है रोकड़ा, रोकड़ा का मतलब होता है पैसा, और बोले अपना सपना मनी मनी। इतने सारे आपके नाम के मीनिंग होते हैं भाई। तो अब सुनना ध्यान से भाई, हमारे देश में क्या होता है ना कि जो सेविंग की हैबिट्स है ना वो कुछ कुछ लोगों में बहुत ज्यादा होती है, लेकिन कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं भाई कि दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, दिन भर में 100 200 500 रुपए कमाते हैं और रात को घर जाते जाते 500 कमाए, 500 में से 400 की टल्ली मार लेते और 50 रुपए अपने घर वालों को ले जाके दे देते हैं भाई। तो इस टाइप से हमारे इंडिया में कुछ लोगों का लाइफस्टाइल होता है, जो कि एक टेंशन वाली बात है किसी भी कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बोले अब करें तो क्या करें, तो गवर्नमेंट ने एक नया फंडा निकाला और यहां पर इन्होंने निधि कंपनी के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। देखो निधि कंपनी सेक्शन नंबर 406 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में मेंशन की गई है। तो यहां पे इन्होंने बोला है कि निधि कंपनी का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है ना, वो मेन ऑब्जेक्टिव होता है कल्टिवेटिंग द हैबिट्स ऑफ सेविंग अमंग दी मेंबर। मतलब जो भी इसके मेंबर्स होंगे उन मेंबर्स के बीच में सेविंग की हैबिट को क्या करना, कल्टीवेट करना। कल्टीवेट करना मतलब डेवलप करना, डेवलप करना मतलब इंक्रीज करना। एंड साथ ही साथ यदि किसी मेंबर को भाई रिक्वायरमेंट है तो उस मेंबर को ये लोग क्या करेंगे, लोन वगैरह भी प्रोवाइड कर देंगे। तो बस इतने छोटे से ऑब्जेक्टिव के साथ में ये निधि कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, जिसका मेन इंटेंशन है भाई कि अपने मेंबर्स के बीच में, बार बार मार्क माय वर्ड जो बात मैं तुम लोगों को बोल रहा हूं, कि निधि कंपनी अपने मेंबर के अलावा किसी और से ट्रांजैक्शंस नहीं करती है। अनटिल एंड अनलेस, जब तक तुम निधि कंपनी के मेंबर नहीं बनोगे तब तक तुम लोग निधि कंपनी के साथ में ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते हो। सर बोले निधि 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 सर बोले निधि कंपनी का मेंबर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन तुम लोगों ने पूछा है। यदि आप निधि कंपनी का मेंबर बनना चाहते हो तो जिस भी निधि कंपनी का तुम लोग मेंबर बनना चाहते हो उस कंपनी का एक शेयर परचेस कर लो, उसके बदले कुछ कंसिडरेशन पे ऑफ कर देना। जैसे तुम लोग उसके शेयर होल्डर बन जाओगे तो ऑटोमेटिकली आप क्या बन जाओगे, उसके मेंबर, और जो उसका इंटेंशन है वो इंटेंशन आपके ऊपर भी अब एप्लीकेबल होने लग जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट हुआ भाई हमारा निधि कंपनी का। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करने वाले वो टॉपिक है अपने पास में डोरमेंट कंपनी। अब ये डोरमेंट कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सेक्शन पहले मैं तुम लोगों को बताता हूं। सेक्शन होता है 455 मतलब 455, और ये 455 जो सेक्शन है ना, ये कंपनीज एक्ट 1956 का नहीं है। ये सेक्शन किसका है? कंपनीज एक्ट 2013 का, कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन नंबर 455 है, जो किससे डील करता है? डोरमेंट कंपनी से। सर बोले डोरमेंट कंपनी क्या? भाई ऐसी कंपनी जिसके अंदर कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस नहीं होते हैं, ऐसी कंपनी जो किसी फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए बनी हुई है। प्रोजेक्ट आएगा फ्यूचर में, रिसर्च वर्क अभी चल रही है, डेवलपमेंट हो गए बाद में, बट स्टिल हम लोग डेवलपमेंट किसके नाम से करना चाहते हैं? कंपनी के नाम से। रिसर्च किसके नाम से करना चाहते हैं? कंपनी के नाम से। तो भाई कोई ऐसा इंसान या कोई ऐसे पर्सन्स या कोई ऐसे ग्रुप ऑफ पर्सन्स जो आज कंपनी इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं, लेकिन वो कंपनी एग्जिस्टेंस में, मतलब अपने बिजनेस को ऑपरेट कब से करेगी? वो आने वाले फ्यूचर में। तो ऐसी कंपनी को हम लोग कौन सी कंपनी बोलते हैं भाई? डोरमेंट कंपनी। ध्यान से सुनना तुम लोग यहां पे, ध्यान से। यदि कोई नॉर्मल कंपनी है लेकिन वो नॉर्मल कंपनी कोई ऐसी एक्टिविटीज कर देती है, लाइक अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं करती है आरओसी के पास में, लॉ का प्रॉपर्ली कंप्लायंस नहीं करती है, वो अपने डिविडेंड का पेमेंट नहीं करती है, या जो एनुअल रिटर्न थे वो एनुअल रिटर्न भी टाइम पे फाइल नहीं करती है, तो अब तक तो अर्लियर इट वाज एक्टिव कंपनी, बट बाद में हम लोग उसको क्या कर देंगे? इस नॉन कंप्लायंसेस की वजह से कन्वर्ट कर देंगे इनएक्टिव कंपनी में। एंड ये जो इनएक्टिव कंपनी होती है, इनएक्टिव कंपनी इज ऑल्सो टर्म्ड एज डोरमेंट कंपनी। हम लोग इनएक्टिव कंपनी को भी क्या बोल देते हैं? यहां पर डोरमेंट कंपनी। सर एक बात बताओ ना, ये बात तुम लोगों को ध्यान से सुनना है, जिसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है। बात यह है भाई कि कोई भी पर्टिकुलर पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन कितने समय तक डोरमेंट कंपनी के स्टेटस को कैरी ऑन कर सकते हैं? तो मैक्सिमम 5 इयर्स तक तुम लोग डोरमेंट कंपनी के स्टेटस को कैरी ऑन कर सकते हो। 5 साल के अंदर अंदर या तो अपना बिजनेस स्टार्ट करो, 5 साल के अंदर अंदर या तो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस करना स्टार्ट करो। अदरवाइज वो जो आरओसी है ना, वो भैया जो है ना हमारे आरओसी का फुल फॉर्म रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी क्या करेगा? उसके रजिस्टर से आपकी कंपनी का नाम
हटा देगा और बोलेगा कि भाई ना तो 5 सालों के अंदर आपने अपनी कंपनी का कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस किया और ना हमको किसी टाइप का कोई नोटिस या इंटीमेशन दिया, तो टाटा बाय बाय, सी यू, हम लोग मिलते हैं अब बाद में, अब हम लोग तुम्हारी कंपनी को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो इस टाइप की कंपनी को हम लोग कौन सी कंपनी बोलते हैं भाई? डोरमेंट कंपनी। ध्यान रखना है सेक्शन 455 कितने सालों तक स्टेटस कंटिन्यू कर सकते हैं एज एन डोरमेंट कंपनी? 5 इयर्स तक। इनएक्टिव कंपनी का मतलब क्या होता है कि अर्लियर इट वाज एक्टिव बट अब कौन सी हो गई? इनएक्टिव। तो उस इनएक्टिव कंपनी को भी हम लोग कौन सी कंपनी बोल देंगे? डोरमेंट कंपनी। तो चलिए दोस्तों, अब जो नेक्स्ट कंपनी का डिस्कशन हम लोग करने जा रहे हैं वो कंपनी होगी हमारे पास में स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी नहीं, स्मॉल कंपनी, ठीक है। स्मॉल कंपनी का सबसे पहले जो सेक्शन होता है वो सेक्शन होता है 285, मतलब 2 क्लॉज 85, जहां पर डिफाइन किया है स्मॉल कंपनी को। अब बोले सर स्मॉल कंपनी कौन सी कंपनी होगी? भाई स्मॉल कंपनी के क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए आपको 2 कंडीशंस को सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। कंडीशन नंबर 1 कि आपकी जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो 50 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एंड दूसरा आपका जो कंपनी का टर्नओवर है भाई, वो कंपनी का टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यदि ये दोनों क्राइटेरिया को आप लोग फुलफिल कर देते हो तो फिर आप कौन सी कंपनी माने जाओगे? स्मॉल कंपनी माने जाओगे। हाँ, यहां पे गवर्नमेंट ने अपने पास में कुछ पावर रखी हुई है कि वो इस 50 लाख और 2 करोड़ की लिमिट को क्या कर सकते हैं? आगे एक्सटेंड भी कर सकते हैं। अभी तक उन्होंने ऐसा किया नहीं है, तो स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन इज रिमेन सेम। लेकिन यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है वो हो जाता है इसके एक्सेप्शंस, और इसके एक्सेप्शंस में बोला है कि भाई ये 3 टाइप की कंपनी कभी भी स्मॉल कंपनी की कैटेगरी में क्लासिफाइड नहीं हो सकती है। पहला होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी, दूसरा सेक्शन 8 कंपनी, और तीसरा भाई ऐसी कंपनी जो किसी स्पेशल एक्ट से गवर्न होती है। तो ये 3 टाइप की कंपनी को हम लोग कभी भी स्मॉल कंपनी की कैटेगरी में क्लासिफाइड नहीं करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अब जो नेक्स्ट टाइप की कंपनी है आप लोगों के पास में, एंड दिस इज द लास्ट टाइप्स ऑफ कंपनी जो हमारे कंपनीज एक्ट 2013 के सिलेबस में दिया हुआ है, दैट इज एनबीएफसी। और ये एनबीएफसी मतलब वो ऐसा नहीं है एमडीएच नहीं, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। ये है भाई एनबीएफसी। तो बोले एनबीएफसी का मतलब क्या? इसका मतलब होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। अब बोले नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल या नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी क्या होती है? देखो भाई, एनबीएफसी इज लाइक अ बैंक। ये बैंक नहीं है बट बैंक जैसी होती है। तो बोले सर ये बैंक नहीं है, बैंक जैसी होती है, तो क्या इसके लिए कोई सेपरेट एक्ट बना हुआ है क्या? नहीं, इट इज टोटली गवर्न्ड बाय आरबीआई एक्ट। ये हमारे आरबीआई एक्ट से गवर्न होती है, और आरबीआई एक्ट में भी एक सेक्शन है, सेक्शन नंबर 45IA, या समटाइम्स लोग इसको 45(1)A भी बोलते हैं। ओके, तो ये 45(1)A या 45IA से गवर्न होती है, जहां पर एनबीएफसी के रिस्पेक्ट में आरबीआई एक्ट में पूरा की पूरा डिटेल में तुम लोगों को प्रोविजंस मिलेगा। सर हमको ध्यान क्या रखना रहेगा यहां पर एनबीएफसी के रिस्पेक्ट में? क्या ऐसा इंपॉर्टेंट है जो हमारे एग्जाम में आ सकता है? यस, गुड क्वेश्चन। आप लोगों को यहां पर जो ध्यान रखना है वो ध्यान रखने वाली बात यह है बेटा कि लाइक अ बैंक में, एक ही बैंक में यू कैन सी कि एक बैंक मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म करती है। लाइक मैं किसी भी एसबीआई की बैंक में जाता हूं, वो मेरे से डिपॉजिट भी एक्सेप्ट कर लेती है, मुझे विड्रॉल फैसिलिटी भी देती है, चेक भी इश्यू कर देती है, लॉकर फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है, लोन भी दे देती है, हाउसिंग लोन बोल दो, बिजनेस लोन बोल दो, वर्किंग कैपिटल लोन बोल दो, सारे के सारे फंक्शन एक बैंक में परफॉर्म हो जाते हैं। बट ऑन अदर हैंड यदि मैं बात करूं एनबीएफसी की, तो भाई एनबीएफसी की एक स्पेशलिटी ये होती है भाई, एक स्पेशलिटी ये होती है एनबीएफसी की कि एक एनबीएफसी एट दैट टाइम एक ही एक्टिविटीज परफॉर्म करती है। मतलब एक एनबीएफसी मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर सकती है एक ही पर्टिकुलर टाइम पे। ये डिफरेंस बताता है भाई बैंक और एनबीएफसी के बीच में। तो होपफुली तुम लोगों को ये एनबीएफसी का डिस्कशन भी समझ में आ गया होगा। एनबीएफसी का ऐसा कोई सेक्शन वगैरह कंपनीज एक्ट 2013 में मेंशन नहीं करके रखा है, गवर्न होती है भाई आरबीआई एक्ट से, होती तो बैंक जैसी है पर बैंक नहीं होती है, और एक एनबीएफसी केवल और केवल एक ही स्पेशलाइज्ड फंक्शन जो परफॉर्म कर सकती है। इतना पूरा की पूरा तुम लोग कंप्लीट कर लो, बाकी का डिस्कशन हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर गाइस।